की है और कई अखबारों में कई जगह पर काम किया है। और अब मैं मीडिया एडुकेशनिस्ट हूँ, मीडिया के क्षेत्र में काम करता हूँ, मीडिया की जो पढ़ाई लिखाई है उसके क्षेत्र में काम करता हूँ और कॉलम्स लिखता हूँ वगैरह करता हूँ, पुस्तकें लिखता हूँ। तो सर्वेश जी से एक संपर्क रहा है पिछले कई सालों से ये पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में, और अभी पीछे एक मुलाकात इनसे हुई थी तो जहाँ पर चर्चा हुई और मीडिया को लेके चर्चा हुई और जनरली जो ट्रेंड्स हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के उसको लेकर के चर्चा हुई। तो पीछे कुछ दिनों से मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कॉलेजेस में कोविड-19 को लेकर के जो क्राइसिस उत्पन्न हुआ है भारत की मीडिया इंडस्ट्री में, उसके ऊपर हमने कुछ लेक्चर्स, टॉक्स, प्रेजेंटेशंस दिए थे। तो सर्वेश जी को मैं इस तरह की चीज़ें भेजता रहता हूँ, क्लिपिंग्स, लिंक्स, इन्विटेशंस। तो इन्होंने कहा कि एक दिन मैं समय निकालूं आप लोगों के साथ। मुझे बड़ा आनंद आता है जब मैं लोगों के बीच में वाद संवाद में जाता हूं और अपनी बात रखता हूं, लोगों की बात को सुनता हूं, और आई ट्राई टू डू कोर्स करेक्शन ऑल्सो। मैं हिंदी भाषी हूँ, हिंदी प्रदेश से हूँ और हिंदी भाषा को बोलता और समझता भी हूँ खूब अच्छी तरह, लेकिन मैं काम अंग्रेजी भाषा में करता हूँ। मेरा जो ये मेन पेपर जो है वो अंग्रेजी भाषा में है। मैं इसलिए बीच बीच में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करूंगा, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू इन हिंदी, तो वो कोई समस्या नहीं होगी। तो मेरा जो आज का जो पेपर है, जो विषय है जिस पर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, वो है रोल एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडियन मीडिया ड्यूरिंग कोविड-19 क्राइसिस। जो मीडिया, ये कोविड ने पूरे देश में, पूरे विश्व में एक आमूलचूल परिवर्तन ला दिया। जिस तरह से हम रहते हैं, जिस तरह से हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, और मीडिया हमारे देश का एक अभिन्न अंग रहा है। तो नेचुरली जब सब कुछ पर इतना अफेक्ट हुआ, अस्पताल पे अफेक्ट हुआ, मॉल पे अफेक्ट हुआ, सड़क पे अफेक्ट हुआ, तो मीडिया पे भी कुछ अफेक्ट तो आना ही था, और वो अफेक्ट आया। जैसे बाकी सारे व्यापारी संस्थान एक वित्तीय क्राइसिस से गुजर रहे हैं, उस तरह से मीडिया के संस्थान भी आज की तारीख में वित्तीय क्राइसिस से गुजर रहे हैं। और वित्तीय क्राइसिस के अलावा जब इस तरह के चैलेंजिंग सिचुएशंस आते हैं, हमारे साथ कर्नल साहब हैं, आप बेहतर बताएंगे इस चीज़ को कि जब ऑपरेशंस में आदमी होता है और नई चैलेंजेस सामने आती है, तो कई बार जब तैयारी नहीं होती व्यक्ति की तो उसको ओवरकम नहीं कर पाता है। हमारे मीडिया के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ कि जो कोविड-19 जैसे सिचुएशन को किसी ने परसीव नहीं किया था कि इस तरह का भी कोई सिचुएशन आ सकता है, और उसकी कोई तैयारी भी नहीं हुई थी। और इस कारण से हम लोग आज इस स्थिति में हैं जहां मीडिया एक क्राइसिस के थ्रू जा रहा है। अब मेरे कुछ मित्र ये कहते हैं कि जब कोविड को, अच्छा, जब मैं मीडिया की बात करता हूं तो मैं सिर्फ अखबारों की बात नहीं करता हूं। मीडिया का आज प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इट्स प्लेटफॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन। इट्स जस्ट नॉट अबाउट जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन। इसके अंदर अखबार जब एक भाग है, एक अंग है, टेलीविजन है, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के अंदर कई स्वरूप, लॉन्ग फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, न्यूज पोर्टल्स हैं, यूट्यूब वीडियो विजुअल्स हैं, तो कई फॉर्म्स हैं। तो ऐसे सिचुएशन में और कोविड की लड़ाई में, जो कोविड से हमारी लड़ाई चल रही है, उसमें मीडिया का एक, तो जो पॉलिसी प्लानर्स हैं वो मीडिया का एक रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखते हैं कोविड से लड़ने के लिए। तो एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होता है कि जब हम एक इंपॉर्टेंट रोल देख रहे हैं मीडिया के लिए, तो मीडिया में फिर क्राइसिस कैसे आ सकता है? अगर किसी संस्था की इतनी जरूरत है किसी चीज को फेस करने के, किसी सिचुएशन में इतनी जरूरत है, उस पर क्राइसिस कैसे आ सकती है? तो इन्हीं चीजों को हम डिस्कस करेंगे कि जरूरत तो है मीडिया की। मीडिया हैज ए वेरी critical and a demanding role to play in this crisis, but somehow it has not measured up to the
द नीड्स, और इसी कारण से वित्तीय क्राइसिस है, इसी कारण से क्रेडिबिलिटी की क्राइसिस है। तो सबसे पहली बात, जब हम मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया दो प्रकार के हैं। लेट्स टेक इट, एक तो मीडिया जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में मीडिया होती है, एंड देन देयर आर डिग्रीज ऑफ डेमोक्रेसी, कहीं पर डेमोक्रेसी ज्यादा है, कहीं पर डेमोक्रेसी कम है, लेकिन एक डेमोक्रेटिक सेटअप और एक डिक्टेटरशिप की जो सेटअप है। तो और इसका बेस्ट एग्जांपल है चाइना और इंडिया। आज तक चाइना ने वर्ल्ड को नहीं बताया कि एक्चुअली कोविड की शुरुआत वहां से कैसे हुई। कोई भी ऑथेंटिक, बहुत फुल्ली वेरीफाइड, मतलब गॉस्पेल बाइबल नहीं निकला कि कोविड की कैसे हुआ, कैसे स्प्रेड किया और एक्चुअली कितने लोग उसमें हताहत हुए, ये आज तक नहीं आया, क्योंकि वहां पर एक क्लैंप डाउन है मीडिया के ऊपर, जैसा कि किसी भी डिक्टेटरशिप के अंदर होता है। और दूसरी तरफ जो मीडिया है, डेमोक्रेसी की मीडिया है, वो इन्वेस्टिगेट करती है, वो इंफॉर्मेशन डिमांड करती है और फिर लोगों के सामने रखती है। इनफैक्ट मैं ये पेपर सार्थक जी से शेयर भी कर दूंगा, सर्वेश जी से मैं शेयर भी कर दूंगा आप लोगों के लिए। मैं इसमें एक बात बताना चाहता हूँ, थोड़ा एकेडमिक पेपर है, तो लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आपके पॉलिटिकल साइंस और बाकी चीज़ों में भी बड़ी काम आएंगी ये बातें। मीडिया का डेमोक्रेसी में रोल क्या होगा, इसके लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी तो है नहीं, लेकिन इसके बारे में चर्चा हमेशा होती रहती है। तो इसी तरह की एक चर्चा यूनेस्को ने एक कॉन्फ्रेंस किया था अदीस अबाबा में 2019 में, और जिस कॉन्फ्रेंस का शीर्षक था मीडिया फॉर डेमोक्रेसी। और उस कॉन्फ्रेंस में जो कंसेप्ट नोट था, किसी भी कॉन्फ्रेंस में कंसेप्ट नोट होता है कि उस पर क्या चर्चा होगी इस कॉन्फ्रेंस में, उसका एक कंसेप्ट नोट, जिसे आप एब्स्ट्रैक्ट पेपर, जैसे बड़ा रिसर्च पेपर लिखा जाए उसका एब्स्ट्रैक्ट नोट। तो उसने कंसेप्ट नोट में कहा गया था, The will of the people shall be the basis of the authority of the government. लोगों का will गवर्नमेंट की अथॉरिटी का बेसिस होगा। This will shall be expressed in periodic and genuine elections, which shall be universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures. Says Article 21 of Universal Declaration of Human Rights. Article 19 of the same declaration covers the right of freedom of opinion and expression. अब ये इस कंसेप्ट पेपर ने जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स उसको कोट किया, और उसके फिर आर्टिकल 19 की तरफ पहले आर्टिकल 21 जिसने बताया कि डेमोक्रेसी का मायने क्या होता है। डेमोक्रेसी का मायने होता है, बहुत सारे देश अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन क्या वो वाकई डेमोक्रेसी है? तो डेमोक्रेसी का मायने उसने इस तरह से बताया कि भाई डेमोक्रेसी इस प्रकार से होता है जहां रेगुलर इलेक्शंस हो और जहां पे यूनिवर्सल सफरेज हो और सीक्रेट वोटिंग हो, और जिस तरह के इलेक्शंस हमारे देश में होते हैं। सो वी हैव अ डेमोक्रेटिक सेटअप। दे कैन बी एलिगेशंस की मैनिपुलेट हुए इलेक्शंस या कुछ हुआ, वो अपनी अलग बात है, अलग जगह। लेकिन एक जनरली एक इन टेक्स्ट बुक तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ इलेक्शंस इस तरह से होते हैं। अब आर्टिकल 19 इसका कहता है, इसी राइट्स का, कि एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। दिस राइट्स इंक्लूड्स फ्रीडम टू होल्ड ओपिनियंस विदाउट द इंटरफेरेंस and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. तो मैं अपने ओपिनियन का हकदार हूं और मेरे ओपिनियन में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without the interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि राइट टू फ्रीडम या राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो अनरेगुलेटेड होता है। एवरी कंट्री, एवरी गवर्नमेंट हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ रेगुलेशंस, और हमारे देश में वो रेगुलेशन है, तो ये लागू होता है उन रेगुलेशंस के अंदर।
तो हमने अब ये बात तो तय कर दी कि हम जिस मीडिया के बारे में बात करने जा रहे हैं कोविड-19 में, वो मीडिया एक डेमोक्रेटिक सेटअप की मीडिया है। भारत की मीडिया जो है डेमोक्रेटिक सेटअप की मीडिया है और वहाँ काफी विजिबल राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे देश में है और हमारे यहाँ की एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले का जो ग्रेजुएट स्कूल ऑफ जर्नलिज्म है, उसने एक पेपर किया कि ये पैंडेमिक के ऊपर, अमेरिका भी डेमोक्रेसी है, तो उसने लिखा कि एक पैंडेमिक के अंदर न्यूज को कैसे कवर किया गया, उसके अच्छे और बुरे एलिमेंट्स क्या थे। तो एड वासरमैन वहाँ के डीन है उस यूनिवर्सिटी के, उन्होंने जो बात लिखी है वो उन्होंने ये लिखा, इन मेनी वेज इट्स ए मेक और ब्रेक मोमेंट फॉर द मीडिया। पैंडेमिक में जो आप खबर कर रहे हैं वो आपको बना देगा या बिगाड़ देगा, ये बात उन्होंने कही। I have never seen a story that has as many perplexing and meddlesome dimensions as it has in this one. तो हम जो पैंडेमिक की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो हम कोविड के बारे में जो रिपोर्ट्स कर रहे हैं, वो सिर्फ एक बीमारी के बारे में नहीं है, लेकिन उस बीमारी से जो हमारे यहाँ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स क्रिएट हुए हैं, इन सब के बारे में, इन सब चीजों के बारे में है। इसीलिए इन्होंने कहा, ये जो है कि द इंटेंसिटी ऑफ इंटरेस्ट इन द स्टोरी एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द वे द स्टोरी इज बीइंग प्रेजेंटेड आर रियली काइंड ऑफ मैसिव। तो वो जो खबर प्रेजेंट करने का जो चैलेंज है आज की तारीख में, वो बहुत बहुत ही बड़ा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ एक बीमारी को खबर करने के बारे में लिखने की नहीं है, ये सिर्फ उस चार्ट तक लिमिटेड नहीं है कि इतने टेस्ट हुए और इतने पॉजिटिव, इतने नेगेटिव, इतने डेथ, इतनी रिकवरीज। इट इज मच मोर देन दैट। इट इन्वॉल्व्स माइग्रेंट इश्यूज, इट इन्वॉल्व्स मेंटल डिसऑर्डर्स, इट इन्वॉल्व्स पीपल लूजिंग जॉब्स, इट इन्वॉल्व्स हाउ इलेक्शंस कैन बी हेल्ड। बिहार से आप लोग, बड़ा क्वेश्चन है। इट इन्वॉल्व्स सुप्रीम कोर्ट गिविंग डायरेक्शन के नहीं नेट जेईई के एग्जाम होंगे। तो ये सारी चीजें इससे संबंधित है। तो इसके बारे में जो भी रिपोर्टिंग होगी, जो भी होगा, वो एक सिर्फ बीमारी के बारे में नहीं होगा, लेकिन इसके जो कई परिणाम इस बीमारी से जो हो रहे हैं, इन सब के बारे में होगा। तो इट्स ए वेरी वेरी मैसिव रिपोर्टाज विच वन हैज टू डू इन कोविड सिचुएशन। तो अब सवाल ये उठता है कि ये so how does one do the कोविड स्टोरीज। तो फिर किस तरह से आदमी कोविड पर खबर करे। तो इस पे एक और कॉन्फ्रेंस हुआ था विदेश में, जिसमें इंडियन फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस, रेड क्रेसेंट सोसाइटीज, बीबीसी मीडिया एक्शन, सब बाहर की बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं। इन्होंने जो बात कही थी कि जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस should do their utmost to keep up to date with the outbreak using reliable information from respective health departments and the WHO, and that they should do both the fact and reality check information in order to remain a trusted source। तो इसने कहा, ये जो इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस जो हुई बाहर में इतने बड़े बड़े संस्थाओं की, इन्होंने कहा कि कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन हो और रिलायबल इंफॉर्मेशन हो और उसके काफी क्रॉस चेक्स किए गए हो। और हेल्थ के बारे में कहा कि आप WHO से आप इसका क्रॉस चेक कीजिए। लेकिन अब समस्या हमारे सामने क्या है, जैसा आप लोग पिछले 2-3 महीने में देख रहे हो, WHO इज इटसेल्फ अंडर फायर। WHO के ऊपर तो उसके विश्वसनीयता पर ही अटैक हो रहे हैं। कई देश ये इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई WHO ने हमें सही जानकारी नहीं दी, WHO सही बातें नहीं रख रहा है, WHO ने चाइना के द्वारा तथ्य को दबाने की बात की। तो अब इस तरह की समस्याएं भी आ रही हैं कि जब हम WHO को ट्रस्ट नहीं कर सकते, फिर हम किसको ट्रस्ट करें? फिर हम रिलायबल न्यूज, रिलायबल खबर कहां से निकाल करके लाएं? तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था मीडिया के सामने, और उसको मीडिया जो है कभी इन चीजों के लिए
तैयार नहीं था। तो जब ये इस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि तो हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में, या हमने विदेश की बात की, हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में जबकि मीडिया का इतना बड़ा बूम रहा है 1990 से अब तक, मीडिया बड़ा पावरफुल ऑर्गन माना जाता है गवर्नेंस का इसका, तो हमारे मीडिया में हर एक चीज के ऊपर उसका एक ओपिनियन होता है। मीडिया ट्रायल्स बड़े कॉमन है हमारे देश में। इन सब चीजों के बावजूद तो मीडिया अचानक अपने आप को वीक क्यों महसूस कर रहा है, और मीडिया की वित्तीय स्थिति क्यों लड़खड़ाती जा रही है? तो हम इस कंटेक्स्ट में अब थोड़ा बात कर ले कि मैंने, अगर आप इतिहास देखें, पिछले 90 के बाद का इतिहास देखें, तो भारत में सिर्फ टेलीविजन तो 98 में आया, लेकिन 1990s के बाद से जिस तरह से अखबारों का ये हुआ, जो बिहार के हम लोग निवासी हैं, उस जमाने में एक वो बड़ा ही ब्लैक एंड व्हाइट इंक लिपा पुता अखबार आर्यावर्त, प्रदीप और सर्चलाइट, इंडियन नेशन, और आज के तारीख में देखिए कितना बढ़िया छपा हुआ, कितने अखबार हैं बिहार में। कई बाहर के दैनिक भास्कर भी है, जागरण भी है, प्रभात खबर भी है, सारे अखबार आ गए। तो ये एक अलग विषय है स्टडी का। लेकिन ये जो ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी हुई और इन्वेस्टमेंट्स आए, टेक्नोलॉजी आया, दूरसंचार के माध्यम आए, इन सब चीजों के कारण अखबार का स्प्रेड बड़ा जबरदस्त बढ़ा। और जैसे मैं बताऊं, बचपन में मेरे पिताजी भागलपुर में रहते थे, तो अखबार हमारे यहाँ शाम को 3 बजे आता था, और बिहार के सारे शहरों में अखबार शाम के 3 बजे पहुंचता था, क्योंकि वो पटना से छप करके सुबह जीप या जिस चीज से चलता हो तो दोपहर 2-3 बजे अखबार आता था। ये कल्चर 90s में चेंज हुआ, जबकि अखबार सुबह पहुंचने शुरू हो गए। अब तो खैर इन तमाम बिहार के बड़े बड़े शहरों में प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, अखबारों के अपने प्रिंटिंग प्रेस है, अखबार वहीं छप के निकलते हैं और गांव गांव तक पहुंच रहे हैं। वो एक अलग विषय है डिस्कशन का, उस पर कभी और बात करेंगे। तो लेकिन बात यह है कि जब इतनी मीडिया स्प्रेड कर चुकी थी, मीडिया का फैलाव इतना हो चुका था, और जब एक ये मौका आया कि लोग मीडिया की तरफ देख रहे थे कि हमें कोविड के बारे में, बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन दो, तो हम उसमें फेल क्यों कर रहे हैं, हम उसमें फेल क्यों कर गए? और आप में से अगर कोई ये कहे कि हम फेल नहीं कर रहे हैं, मीडिया इज नॉट फेलिंग, तो मैं तथ्यों से आपका जवाब दूंगा कि इंडस्ट्री के जो एस्टिमेट्स हैं, 23 मार्च 2020 को लागू हुआ लॉकडाउन, उसके बाद से 75 से ज्यादा इंस्टेंसेस हो गए हैं जहां पर 75 से ज्यादा इंस्टेंसेस हो गए हैं जहां पर जिनको सेटबैक इंस्टेंसेस कहा जा रहा है। इसमें इंक्लूडेड है जो रीजनल shutting down of the regional editions of several major newspapers, including prominent brands like the Telegraph, the Hindustan Times, the Times of India, among others. इतने बड़े बड़े ब्रांड्स ने अपने रीजनल एडिशंस को बंद कर दिया। Among the major television news networks, the India Today group has decided to cease operation of Delhi Aaj Tak. In addition to this, all the major media houses have announced measures which ranges from salary cuts to deferred salary payments. लोगों की तनख्वाह काटी जा रही है, लोगों की तनख्वाह रोकी जा रही है, और कई जो बड़े सैलरीज पर थे, बड़े बड़े विद्वान संपादक वगैरह थे, दे हैव बीन फोर्स्ड टू गो ऑन अनपेड हॉलीडेज। उनको छुट्टी पर भेज दिया गया कि जब स्थिति सुधरेगी तब आप वापस आ जाइएगा, अभी तो आप घर बैठिए। और जो कई लोग का कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हो रहा है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट, उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो रहा है। तो अच्छा, ये बड़ी अजीब एक स्थिति है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान, जैसा कि, और ये HT मीडिया की, जो हिंदुस्तान टाइम्स मीडिया की जो चेयरपर्सन है शोभना भारतीया, उन्होंने एक CNBC न्यूज 18 के इंटरव्यू में कहा कि कंजम्पशन ऑफ कंटेंट, अब हम लॉकडाउन में है, बंद है, पढ़ने का समय है, इच्छा भी है, जानने की जानकारी की भी है, तो और हम सब वो कर रहे हैं, टेलीफोन पे कर रहे हैं, यहाँ वहां देख रहे हैं, कर रहे हैं। तो मिसेस भारतीया ने कहा, consumption of content may have increased during the period of the lockdown. The advertisement revenue has taken a big hit.
तो हो सकता है कंजम्पशन ऑफ कंटेंट हमारा बढ़ गया हो, खास करके जो हर एक अखबार का जो पोर्टल है, जो वेबसाइट है, उस पर लोग देख रहे हैं, लेकिन एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू अखबारों का गिर गया है। एंड इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता है कि आपका खबर तो बिक रहा है बाजार में, लेकिन आपका जो फ्यूल जो है, जो आमदनी है, वो नहीं आ रहा है। आपका सामान तो बाजार में बिक रहा है, लेकिन कोई आमदनी नहीं आ रही है, और इस कारण से लगातार धक्का लग रहा है। तो इसका मेन कारण क्या है कि व्हाट इज द मेन रीजन कि ये दिस इकोनॉमिक हिट जो हुआ है अखबारों का? उसका मेन कारण ये है कि हमारे यहाँ के अखबार जो हैं, दे आर सब्सिडाइज बाय एडवर्टाइजिंग। वो विज्ञापनों से सब्सिडाइज किया जाता है उनका खर्चा। आप जो 2 रुपए में 3 रुपए में अखबार पढ़ते हैं, एक्चुअली उसका छापने का खर्चा और सब प्रोडक्शन कॉस्ट जो है 18 रुपया 20 रुपया आता है। ये कॉस्ट निकलता कहाँ से? वो अखबार में जो इश्तेहार छपते हैं उससे निकलता है। तो जब अखबार ही इन्फेक्टेड हो गया, जब लॉकडाउन हो गया, अखबार बंटना बंद हो गया, और फिर लोगों के मन में ये शंका आ गई कि क्या अखबार से हम जो है सो कहीं कोरोना तो हमारे घर में नहीं आ जाएगा। जब इस तरह की बात आ गई तो लोगों ने अखबार लेना बंद कर दिया। तो जब न्यूज तो बिक रहा है पोर्टल पे, लेकिन अखबार बिकना बंद हो गया, तो नेचुरली जब अखबार बिकना बंद हो गया तो एडवर्टाइजर ने एडवर्टीजमेंट देना बंद कर दिया। और एडवर्टाइजर ने एडवर्टीजमेंट सिर्फ इस कारण देना नहीं बंद किया क्योंकि अखबार नहीं बिक रहा, इस कारण से और दिया कि कोई भी एडवर्टाइजर जो है वो लार्जली एक व्यवसायी है, और इस समय जब लॉकडाउन चल रहा है, जब इकोनॉमी ठप बैठ गई है, तो इट इज टाइम फॉर कंजर्वेशन। वो अपने पैसे को बचा करके अपने पास पूरे समय के लिए रखेगा, ना कि खर्च करेगा। जब आमदनी खूब होती है, जब व्यापार बढ़ रहा होता है, फल फूल रहा होता है, तो उस समय एडवर्टाइजिंग बहुत किया जाता है। तो इनफैक्ट जो अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग जो होती है मीडिया में, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एन इंडिकेटर कि हमारे इकोनॉमी के हालात क्या है, हाउ इज आवर इकोनॉमी फेयरिंग। तो यही बात यहाँ भी लागू होती है। जब इकोनॉमी ठप बैठ गई है, जब सारे इंडस्ट्रीज बंद पड़ रहे हैं, तो अखबार में इश्तहार कौन देगा? एक मात्र सरकार देगी इश्तहार। तो एक इन अखबारों की एक जो संस्था जो है, जैसे ट्रेड्स की संस्था फिक्की होती है, उसे अखबारों की एक संस्था, उसका नाम है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। और इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी ने एक पेपर जारी किया है जिसके अंदर कहा गया है कि मार्च और अप्रैल महीने के अंदर अखबार इंडस्ट्री ने 4,500 करोड़ का घाटा सहा है। और उनका ये मानना है कि अगले 7 महीने में ये जो है सो फर्दर लॉसेस 15,000 करोड़ के होंगे। यानी ये जो अखबार इंडस्ट्री जो है वो करीब करीब 20,000 करोड़ के घाटे में जाएगी इस पैंडेमिक के कारण। तो ये है वित्तीय समस्या का कारण। और इस मॉडल ने हिट किया है टेलीविजन को भी। टेलीविजन में भी अगर आप देखेंगे तो एड रेवेन्यू बहुत गिर गया है। और इनफैक्ट एक जो अभी जो आप the only companies which are doing good businesses today are companies which are into pharmaceutical trade। जो फार्मास्यूटिकल ट्रेड में है, खास करके वो हैंड वॉश इतने बनाने लग गए लोग, वो जो लिक्विड होता है डिटॉल वाला वो बनाने लग गए, और इस तरह की इनका मार्केट अचानक बहुत डेवलप कर गया। या फिर ये अमेज़न ऑनलाइन सप्लाईज जो करता है, इनका बिजनेस बहुत बढ़ गया है। तो अमेज़न जैसी संस्थाएं या कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये लोग एडवर्टाइज नहीं करते ज्यादा, दे डोंट एडवर्टाइज कभी। आप इनफैक्ट ये अनएथिकल है कि कोई दवाइयों का एडवर्टीजमेंट करे, कुछ करे। इनफैक्ट आप ये भी जान लें कि जो दवाइयों का आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं अखबारों के अंदर, कभी भी कोई डॉक्टर उस दवाई को प्रिस्क्राइब नहीं करता है अपने प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर। अगर करता है तो वह अनएथिकल है। तो नेचुरली जब मेन एडवर्टाइजर्स चले गए, एडवर्टीजमेंट नहीं आ रहा है, अखबारों के अंदर पैसा नहीं आ रहा है, तो और अखबार खरीदने को कोई तैयार नहीं है, लेने को कोई तैयार नहीं है, तो क्राइसिस तो आना ही था। और इस क्राइसिस का जो आकार है वो 20,000 करोड़ रुपए का अनुमानित है इस साल के लिए।
अनुमानित है, एक्चुअली कहां पर जाकर के ठहरेगा ये पता नहीं। लेकिन ये भी मेरा मानना है कि जब वित्तीय समस्या, कोई वित्तीय क्राइसिस आती है तो उसका कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता है, और वो रास्ता निकलना शुरू हो गया है। वो रास्ता इस करके निकल रहा है कि अब जो पोर्टल्स हैं, पोर्टल्स के अंदर लोग पेमेंट गेट्स बना दिए हैं कि आप किसी पोर्टल पर अगर पढ़ने जाते हैं, आप न्यूज या अखबार नहीं जाते हैं तो कहता है कि पहले आप 500 का सब्सक्रिप्शन लीजिए, कुछ लीजिए, फिर आपको मिलेगा। इस तरह की चीजें अब शुरू हो गई हैं, पेमेंट वॉल्स कहते हैं उसको, पेमेंट गेट्स। और प्लस अखबार और कई न्यूज पोर्टल तो खुल के कह रहे हैं कि अगर आपको अच्छे न्यूज चाहिए, सच्ची न्यूज चाहिए, तो आप डोनेट कीजिए पैसा, सब्सक्रिप्शंस डोनेट कीजिए। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, इट विल टेक टाइम, लेकिन एक मॉडल्स ऑफ रेवेन्यू अब इवॉल्व करके, डेवलप करके सामने आ रहे हैं। कितने सक्सेसफुल होते हैं, क्या वो ये ओल्ड मॉडल को रिप्लेस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये सब देखने की बात है। लेकिन इतना तो पक्का है कि अगर हम टोटली डिजिटल मीडिया पर अगर शिफ्ट कर गए तो हमारा खर्चा बहुत कम हो जाएगा। न्यूज प्रिंट का खर्चा, इंक का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ये सारे खर्चे कम हो जाएंगे, तो ये मीडिया इंडस्ट्री सर्वाइव कर जाएगी। लेकिन जब ये खर्चे कम होंगे तो ये भी याद रखिएगा कई लोगों की नौकरी जाएगी, जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में इन्वॉल्व है, जो न्यूज प्रिंटिंग में इन्वॉल्व है, इस तरह की चीजों में जो लोग इन्वॉल्व है, कई लोगों की नौकरी भी जाएगी। तो वो एक अलग तरह की क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा होगी। तो आज जो क्राइसिस, एक तो थी बात फाइनेंशियल क्राइसिस की, जो मैंने आपसे शेयर की, आपको बताई। अब दूसरी बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूं वो है क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, कि लोग मीडिया में जो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है उसमें कुछ लोग ये बात कहते हैं कि गवर्नमेंट इज नॉट अलाउइंग मीडिया फुल ऑटोनॉमी। गवर्नमेंट पूरी ऑटोनॉमी नहीं दे रहा है मीडिया को, और काफी रेस्ट्रिक्ट कर रहा है मीडिया को खबर देने से। चलिए एक क्षण के लिए ये बात मान भी लेते हैं, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे जो पत्रकार हैं, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, उनकी कोई तैयारी रही थी क्या इस तरह के एपिडेमिक को, इस तरह की बीमारी को, इस तरह की कोविड को रिपोर्ट करने की? मुझे तो नहीं लगता कि थी। और इनफैक्ट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रोफेसर हैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता, बिहार के हैं, बड़े नामी व्यक्ति हैं। उन्होंने लिखा है कि मीडिया शुड टेक ए नोट that medical issues oblique medical data are very specialized science and need deep understanding and training to be credible in reporting in public domain interest. आजकल जो किसी को भी मेंटल हेल्थ के ऊपर आप टीवी पर डिस्कशन कर लेते हैं, किसी को भी आप पागल करार देंगे, किसी को आप जो है सो पोस्टमार्टम आप कर लेते हैं टेलीविजन के ऊपर, सब कर लेते हैं। Nobody takes you seriously. वो एक एंटरटेनमेंट है, आप चलो एंटरटेनमेंट हो गया, एक तमाशा देख लिया, लेकिन इज एनीबॉडी टेकिंग यू सीरियसली? क्या आप जैसा विद्यार्थी जो तैयारी कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, क्या वो कोई नॉलेज गेन कर रहा है इन प्रोग्राम से? क्या उसको कोई जानकारी मिल रही है? मुझे तो नहीं लगता। तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर है मीडिया का, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी का मीडिया का। एक मैंने आपको उदाहरण दिया, और मैंने बताया जैसा कि प्रोफेसर सुधीर गुप्ता ने कहा कि मीडिया शुड टेक अ नोट दैट मेडिकल इश्यूज ऑब्लिक मेडिकल डेटा आर वेरी स्पेशलाइज्ड साइंस एंड नीड डीप अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रेनिंग टू बी क्रेडिबल इन रिपोर्टिंग इन पब्लिक डोमेन एंड इंटरेस्ट। आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपको एवरीथिंग कैन नॉट बी पार्ट ऑफ ए नैरेटिव। कुछ चीजें नेशनलिज्म, मार्क्सिज्म वगैरह से अलग हटके चलनी चाहिए। देश का रिसर्च, देश का साइंस, देश का हेल्थ, ये चीजें इनसे परे होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आज के तारीख में हमारे मीडिया में ये नहीं हो पा रहा है। WHO ने एक बात कही कि जो 2019 का जो ये कोविड आउटब्रेक है उसके बारे में बात कही कि ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन नहीं होगा, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगा। अगर पैंडेमिक होगा तो इंफोडेमिक भी होगा। मेरे शब्दों को मार्क कीजिए, इंफोडेमिक, इंफॉर्मेशन का पैंडेमिक। तरह तरह की जगहों से निकल करके इंफॉर्मेशन आपके पास आएगा, लेकिन आपकी समस्या ये होगी कि
that makes it hard for people to find trustworthy sources and reliable guidance when they need it. किस इंफॉर्मेशन को माने, किस इंफॉर्मेशन को ट्रस्ट करें? पुराने जमाने में कहा जाता था कि भाई ये बात अखबार में छपा है, इट वाज यूज्ड टू बी गॉस्पेल ऑफ ट्रूथ। ये बात अखबार में आई है तो इसके अंदर एक ऑथेंटिकेशन होगा। लेकिन आज के तारीख में आपका इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे तरह तरह के आ रहे हैं, तरह तरह के लोग बातें कर रहे हैं कि पैंडेमिक को कैसे क्या किया जा सकता है। जिसके हाथ में फोन है वही कुछ ना कुछ बना के चला रहा है और उसको लेकर करके लोग जो है सो फॉलो करने लग जाते हैं। एक बहुत बड़ा व्यवसायी है आयुर्वेद के दवाइयों का, वो कहता है कि 6 दिन में कोरोना ठीक कर देगा, उसका पैक खरीद लो। तो अब ये सारा इंफॉर्मेशन फ्लोट कर रहा है। तो जो कंज्यूमर है इंफॉर्मेशन का, उसकी समस्या ये है कि किसकी बात को ट्रस्ट करे, किसकी बात को माने। और यहां पर कोई ऐसा हेल्थ रिपोर्टिंग का, हेल्थ जर्नलिज्म का कोई आइकॉनिक जर्नलिस्ट नहीं है जिसकी बात को लोग कह करके ये करें कि जिसकी बात को पढ़ करके लोग कहेंगे नहीं उसने ऐसा लिखा है तो इसकी बात में दम है, इसकी बात तर्कसंगत है। ये हमारे मीडिया का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम हिंदुस्तान के हेल्थ जर्नलिज्म पर अगर आ जाएं तो हमारा हिंदुस्तान का जो हेल्थ जर्नलिज्म है वो डिपेंडेंट रहा है पीआर इंडस्ट्री के ऊपर। हमने कभी भी, आपने बिरले ही देखा होगा, अब अखबारों को उठा कर देख ले, आपके मोहल्ले में ये नया अस्पताल खुल गया, वहां ये इलाज होता है, ये बड़े डॉक्टर आ गए, वो ये करते हैं वो करते हैं। कभी कोई रिसर्च की खबर पड़ी हो, कभी कोई बहुत कम। क्या कोई सरकारी अस्पताल में कोई बहुत अच्छा काम हुआ हो? बहुत कम। लेकिन जो प्राइवेट अस्पताल हैं, प्राइवेट सेटअप्स हैं, उनके बारे में बहुत खबर रहती है क्योंकि वो इस तरह से अपनी पब्लिसिटी करते हैं मीडिया के माध्यम। ये एक और बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हमारे देश की है और इसी कारण से जो हमारे जो हेल्थ रिपोर्टर्स हैं वो टोटली डिपेंडेंट रहे ये जो प्रेस रिलीजेस के ऊपर। कभी उन्होंने क्वेश्चन ही नहीं किया। एक प्राइवेट अस्पताल वाले ने कह दिया कि साहब हम तो ऐसा है कि ये जो इलाज हम पहली बार लेकर के आ रहे हैं, किसी ने कहा मेदांता अस्पताल ने, या किसी ने कहा, या वो अभी कोविड में वो मैक्स अस्पताल ने जो प्लाज्मा थेरेपी शुरू की। प्लाज्मा थेरेपी क्या हिंदुस्तान में पहले नहीं हुई क्या? पहली बार देश में प्लाज्मा थेरेपी हो रहा है सारे, और उसका फायदा उसको हुआ। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो मैक्स अस्पताल में कोविड के इलाज के लिए भर्ती हुए, 20-20, 21-21 लाख रुपए उन्होंने बिल वहां चुकता किया प्लाज्मा थेरेपी के नाम पे। आज वही प्लाज्मा थेरेपी अस्पतालों में हो रही है, सरकारी अस्पताल में 3000, 4000, 5000। तो ये जो सारा कॉकस है, मीडिया, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट, ये सबका कॉकस है। अब दिल्ली में बताएं आपको, एक सरकार है आम आदमी पार्टी की सरकार, उसके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो इलाज कराने मैक्स हॉस्पिटल गए। तो लोगों ने पूछा मैक्स हॉस्पिटल क्यों गए, अपने सरकारी अस्पताल क्यों नहीं गए, आप तो बड़े लोगों की बात करते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि प्लाज्मा थेरेपी का परमिशन उन्हीं के पास था। तो परमिशन कौन देता है? तो सरकार देती है। तो आपने एक प्राइवेट हॉस्पिटल को परमिशन दे दिया और अपने सरकारी अस्पताल को नहीं दिया। तो ये जो एक करप्शन है हमारे सिस्टम के अंदर, हेल्थ सिस्टम के अंदर, इसके बारे में ये अब जाकर के उजागर हो रहा है जब ये क्राइसिस आई है। ये अब हमें पता लग रहा है कि हम कितना, हमें जंग लग चुका है, कितना हमें दिमाग चाट चुका है हमारे सिस्टम, कि हम लोगों को बता नहीं पा रहे हैं कि व्हाट इज, वेयर द प्रॉब्लम लाइज। और वो जो इन्फोडेमिक जो है, खबर बहुत फैला हुआ है बाजार के अंदर, जिसको उठाओ मन जो मन करे लिख दो। कोई कह दे कि कुछ भी हो, कोई भी कुछ भी कह दे कि मतलब इससे इलाज हो जाएगा, उससे इलाज हो जाएगा, क्या उसके ऑथेंटिसिटी, जब थोड़ी सी भी ये सोच नहीं, केवल अपनी टीआरपी, अपनी सर्कुलेशन, इसी पे लोग लगे हुए हैं कि इसको देख करके, इसको पढ़ करके इसके रीडर पर क्या इफेक्ट हो सकता है। कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज ही नहीं। तो जब ये चीजें होंगी तो नेचुरली एक क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी मीडिया के प्रति पैदा होगी लोगों के बीच में, और वही क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी आज मीडिया के बीच में पैदा हो रही है। और ये तो मैंने अखबारों की बात की।
अखबारों में इनफैक्ट हम मीडिया स्कूल में साइंस रिपोर्टिंग और हेल्थ रिपोर्टिंग पढ़ाते हैं, लेकिन अखबारों के अंदर आपको बिरला ही कोई हेल्थ रिपोर्टर या साइंस रिपोर्टर मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो वो बस ये इस तरह की प्रेस रिलीज की खबरें उबरे करता रहेगा। तो और समस्या को और बिगाड़ दिया टेलीविजन। कभी आप किसी समुदाय को कह देते हैं कि उसके चलते फैल गया कोरोना, कभी पलटवार होती है जब वो लोग ठीक हो जाते हैं, वो प्लाज्मा दे देते हैं अपना ट्रीटमेंट के लिए, कहते हैं कि ये समुदाय ने, उस समुदाय ने खराब किया, इसने खराब किया। तो हम बीमारी से लड़ रहे हैं, बीमारी की राजनीति से लड़ रहे हैं। ये बड़ी समस्या है आज के जो मीडिया का पूरा ये देखेंगे मेकअप। तो इस कारण से ही क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी जो हुई है वो पैदा हो रही है, क्योंकि हम हेल्थ समस्या को इजम्स, हम उसके साइकोलॉजिकल इकोनॉमिक सोशोलॉजिकल इन एस्पेक्ट्स को नहीं देख करके हम सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट को देख रहे हैं। वी आर लुकिंग ओनली एट पॉलिटिकल एस्पेक्ट, और इसमें क्या इलेक्टोरल गेन होगा, क्या इलेक्टोरल लॉस होगा, बस इस एस्पेक्ट से देख रहे हैं। इसी कारण से आज मीडिया में एक बहुत बड़ी क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है। और ये जो इनफैक्ट आपको आश्चर्य होगा, एक रिसर्च पेपर छपा विदेश में आज से कुछ साल पहले, जिसमें कहा गया कि उसने एक संज्ञान दिया इनको, तो कहते रहे क्या बकवास छपा है, क्या बकवास लिख रहा है। उसने उसके बारे में एक शब्दावली का ये चयन किया, और उसने उस पेपर ने लिखा कि ये जो वो एक हैरी फ्रैंकफर्ट करके एक बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, उन्होंने लिखा कि ये जो हमारे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया, हमने उसका कुछ तय नहीं किया, हमने फॉरवर्ड कर दिया, आपको अच्छा लगा फॉरवर्ड कर दिया, बिना जाने में, बिना समझे हुए कौन है, क्या है, ये वो है। ये क्या है, व्हाट आर वी डूइंग? ये बुलशिट है, बकवास बुलशिट है, और हम उस बुलशिट को परपेचुएट कर रहे हैं। नोबडी इज ट्राइंग टू इवैल्यूएट कि मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आ रहा है, जिस इंफॉर्मेशन को मैं आगे भेज रहा हूं, इसकी सत्यता क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, ये हम नहीं इवैल्यूएट करते और आगे भेज देते हैं। तो इस तरह की जो प्रक्रिया चली है, इसको उन्होंने जो डिफाइन किया उसको कहा बुलशिट। हिंदी में अगर आप उसको ट्रांसलेट करें तो बकवास, कि ये जो बकवास की पत्रकारिता है उसने जो जड़ जमा लिया है हमारे सिस्टम में, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब आप देखिए, आज से करीब 200 साल पहले हैरी फ्रैंकफर्ट, आज से 200 साल पहले थॉमस जेफरसन साहब यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने कहा था, वेयर द प्रेस इज फ्री एंड एवरी मैन एबल टू रीड, ऑल इज सेफ। कि जहां प्रेस फ्री हो और हर एक व्यक्ति प्रेस की खबरें पढ़ सकता हो, वह देश सेफ है। और आज 200 साल बाद हम कहां पहुंच गए? बकवास की पत्रकारिता में। प्रेस फ्री तो है, बहुत लोग पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, लेकिन क्या इनको पढ़ करके देश सेफ है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है, जिसके बारे में क्वेश्चन रेज किया। अब इसमें कई चीजें आती हैं, इजम्स। सबसे बड़ा इशू जो है वो इजम्स। अखबारों ने स्टैंड लिया है, सरकारों के खिलाफ स्टैंड लिया है, सरकारों के पक्ष में स्टैंड लिया है, लेकिन वो किसी सरकार या किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में या विपक्ष में स्टैंड नहीं था। वो स्टैंड एक आइडियोलॉजी के पक्ष में या एक आइडियोलॉजी के विपक्ष में स्टैंड। लेकिन आज की तारीख में जो है, जो स्टैंड ले रहे हैं लोग, अखबारों में जो स्टैंड ले रहे हैं लोग, या जो स्टैंड ले रहे हैं टेलीविजन के अंदर लोग ले रहे हैं, वो पेट्रनेज के कारण ले रहे हैं। वो कोई आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए नहीं ले रहे। वो जहां से उनको पेट्रनेज मिल रहा है, जहां से उनको इकोनॉमिक सपोर्ट मिल रहा है, वो उसकी बात को कह रहे हैं। तो ये एक और बड़ी गंभीर समस्या
पैदा हो गई है। इसीलिए आप देखते होंगे जो कई आप पोर्टल्स पे जाते हैं तो लिखते हैं कि अगर आपको इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, अनबायस्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप दान दीजिए यहाँ पर और यहाँ से पाइए। तो ऐसे पोर्टल्स जगह बना भी रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, जो अखबार है, जो टेलीविजन है, वो इतने ज्यादा पेट्रोनेज को डिपेंडेंट हो गई है कि उस पर लोगों ने धीरे धीरे ट्रस्ट करना बंद कर दिया है। एग्जाम्पल देता हूं, दिल्ली के अखबारों ने पता नहीं, एक तो हमारे यहाँ कहीं भी मतलब कोई भी सरकार जो है वो अपने वो जब कहती है कि हम कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो कहीं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एक पेपर ले आती है। दिल्ली की सरकार में एक पेपर ले आई कि हमारे मोहल्ला क्लिनिक बहुत सक्सेसफुल क्लिनिक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक पेपर ने कहा है। जब कोविड फैला तो दिल्ली में साहब लाशों की ढेर लग गई, तो सरकार छुपाई इस बात। वो बाद में सोशल मीडिया पे बातें आई, ये आई, वो आई, फिर सेंटर ने इंटरवीन किया तो ये चीज होगी। कहाँ गया वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पेपर जिसने कहा था कि ये मोहल्ला क्लिनिक बड़े से बड़े हेल्थ विपत्ति को फेस कर सकता है? वो कोई पेपर आपको लाकर दे दिया सरकार ने, आपने उसको यूं ही छाप दिया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पेपर है। और आपने क्वेश्चन क्यों नहीं किया उसको, उसकी सत्यता को क्यों नहीं जानना चाहा, उसके तथ्यों को क्यों नहीं जानना चाहा आपने? अगर आज पत्रकार के पास सबसे बड़ा टूल होता है सेंस ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायर करना, जानना, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, तो वही खत्म हो गई तो फिर क्या पत्रकारिता? यही क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पत्रकार के साथ है। तो इस तरह की जब पत्रकारिता हो रही है तो इसको आप लोगों ने नाम सुना होगा, नॉम चॉम्स्की, अमेरिका के फिर बहुत बड़े स्कॉलर हैं। उन्होंने ऐसी पत्रकारिता को और ऐसे मीडिया को कॉम्प्रोमाइज्ड मीडिया कहा है। ऐसी मीडिया जो कि बिक चुकी है अगर हम कहें तो। और वो कहते हैं कि दैट कैरी आउट ए सिस्टम सपोर्टिव प्रोपेगेंडा फंक्शन बाय रिलायंस ऑन मार्केट फोर्सेस। नॉम चॉम्स्की साहब ये बात कहते हैं कि सिस्टम सपोर्टिव प्रोपेगेंडा फंक्शन बाय रिलायंस ऑन मार्केट फोर्सेस, कि भाई जो पैसा मार्केट से दे रहा है, कर रहा है, आप उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। सिस्टम सपोर्टिव प्रोपेगेंडा फंक्शन, यू आर डूइंग प्रोपेगेंडा फंक्शन सपोर्टेड बाय ए सिस्टम। और ये चीजें जो आपका कंज्यूमर है उसको समझ में ये बात आ रही है, और ये जो प्रोपेगेंडा मॉडल लोगों को समझ में बात आ रही है, और इस कारण से मीडिया अपना क्रेडिबिलिटी लूज कर रही है। क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी का ये भी कारण है। आज देश में महामारी है, आज देश में बच्चों के परीक्षाओं को लेकर के, उनके फ्यूचर को लेकर के समस्या है। आज इतनी सारी बातें हैं देश के अंदर, लेकिन चीन का अटैक है, विरोध है, विद्रोह है, लेकिन हम कहाँ उलझे हुए हैं हमारे मीडिया में, खासकर टेलीविजन। तो एक मुंबई के एक फिल्म एक्टर की हत्या हुई या सुसाइड किया या क्या क्या नहीं किया, खबर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ वही खबर है और कोई खबर नहीं है देश में? तो ये समस्या है आज की मीडिया की। टीआरपी, मार्केट फोर्सेस, प्लेइंग टू मार्केट फोर्सेस, प्लेइंग टू मार्केट। तो पैंडेमिक ने एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जहां के मीडिया बिल्कुल एक्सपोज हो गया कि इसकी जो खोखलापन है मीडिया का वो लोगों के सामने आया। ये पेपर बहुत ही लंबा पेपर है, मैं शेयर कर लूंगा, लेकिन मैं जो एक बात जो खास करके आपके सामने रखना चाहता हूं, जो मैं मीडिया की खोखलापन की बात कर रहा था, एक जो बहुत भारी समस्या है वो ये है सोशल मीडिया का। अखबार का रिपोर्टर इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है कि उसके अखबार की खबर को कितने लोगों ने पढ़ा, कितने लोगों ने जाना। वो उसका इंटरेस्ट ज्यादा ये है कि ट्विटर पर और फेसबुक पर उसके कितने फॉलोअर हैं, उसने जो कुछ ट्वीट किया है उस पर कितनी एक्टिविटी हुई है। तो ये डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अंदर एक टर्म होता है इन्फ्लुएंसर।
वो इन्फ्लुएंसर वो होता है, जैसा आप टीवी पे देखते होंगे, एक वो बखीजा करके आते हैं एनडीटीवी पे जो बताते हैं मोबाइल फोन कैसा होना चाहिए, तो वो ही इज ए इन्फ्लुएंसर, वो बताते हैं मीडिया के, वो मोबाइल्स के बारे में बताते हैं। इसी तरह से कई कई तरह के डिजिटल मीडिया मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर होते हैं जो लोगों को बताते हैं कि आप ये सामान खरीदे। तो आज की तारीख में रिपोर्टर, उसका बड़ा एक सीरियस काम था लिखने का, पढ़ने का, लोगों के सामने चीजों को रखने का, वो तो इन्फ्लुएंसर हो गया। उसका ज्यादा फोकस ये है कि मेरे कितने ट्वीट का रिट्वीट हुआ, मेरे ट्वीट का कितना लाइक हुआ, मेरे ट्वीट के कितने फॉरवर्ड्स हुए, मेरा जो सच थिंग्स सोशल मीडिया के। तो ये जो इन्फ्लुएंसर वर्सेस रिपोर्टर का जो झगड़ा जो पैदा हुआ है, जो 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 इन्फ्लुएंसर वर्सेस रिपोर्टर का जो एक कश्मकश जो पैदा हुई है, और न्यूज में रहने के लिए, खबर में रहने के लिए रिपोर्टर कुछ भी करने को तैयार है, वो खुद ही खबर बनने को तैयार है। एक मोहतरमा है, बहुत बड़ी टीवी की ये जर्नलिस्ट रही, एक जमाने में एंकर रही, आज की तारीख में कहीं नहीं है। वो पिछले उन्होंने एक कैंपेन चलाया सोशल मीडिया पे कि 100 दिनों से मैं पूरे हिंदुस्तान में गाड़ी से घूम रही हूँ और मैं खबरें कर रही हूँ कोविड के बारे में, ये वो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो पोस्ट क्या करती थी कि मैं आज यहाँ ढाबे पे खाना खा रही हूँ, आज यहाँ पर मैं गाड़ी में सोई हूँ, आज यहाँ मैं उसको अपने कंधे पे थपथपी दे रही हूँ, एक आज मैं महिला। अरे भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन खबर क्या किया आपने? पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट इज द न्यूज विच यू हैव टू गिव इट टू पीपल। थाली बहुत अच्छी है, वो सब तो ठीक है, लेकिन कोई परोसों को भी उसके अंदर या ऐसे, क्योंकि उनको न्यूज बनना है, क्योंकि उनको सोशल मीडिया पर्सनालिटी बनना है। तो जब ये जो मीडिया नैरेटिव का प्रॉब्लम है कि हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति समाज में, हर एक प्रोफेशन में, नॉट ओनली मीडिया, जब हर एक व्यक्ति इसी पे लग जाए कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे मीडिया में जगह मिलेगी, सोशल मीडिया में जगह मिलेगी, मेरे इतने फॉलोअर हो जाएंगे, इतने ट्वीट्स हो जाएंगे, इतना ये हो जाएगा, तो फिर तो आप जो भी काम करेंगे आपकी नजर होगी कि ट्वीट में मेरे कितने फॉलोइंग होंगे। एक जिले के कलेक्टर साहब है, वो भी कुछ काम करेंगे, ट्वीट करना है उनको, इंटरनेशनली उनकी ट्वीट कितनी फॉलो होगी, लोकली जहां के वो कलेक्टर है वहां के लोग का फायदा होगा या नहीं होगा उसका पता नहीं। तो ये है सोशल मीडिया का विष। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा एसेट है, एक बहुत बड़ा टूल है, लेकिन हमने उसका कंटामिनेशन करके उसको विष में बदल दिया। ये हमारे मीडिया की आज की सच्चाई है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो मेरे ख्याल से मैं पिछले 1 घंटे से बोल रहा हूं और कुछ प्रश्न सब भी हैं जिनका मैं जवाब देना चाहूंगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू से कि पैंडेमिक ने, कोविड ने हमारे मीडिया को एक अपॉर्चुनिटी दी थी कि अपनी क्रेडिबिलिटी को वो एस्टैब्लिश कर सके, लेकिन इनकी तैयारी नहीं थी, ना इनकी फाइनेंशियल तैयारी थी, ना इनकी इंटेलेक्चुअल तैयारी थी। ये दोनों फ्रंट पे फेल कर गए, और शायद इसी कारण से ये आज के तारीख में अगर आप चले जाएं शाम को, मेरे ख्याल से हार्डली कोई चैनल दिखा रहा होगा पैंडेमिक की स्थिति क्या है, जबकि आज के तारीख में बताइए 33-34 लाख का फिगर पार कर चुके हैं, ये हार्डली कोई दिखा रहा है, क्योंकि हमारी तैयारी नहीं है बताने को, दिखाने को। और इस मीडिया इस बेइज्जती से बचने के लिए बाकी दूसरी तरह की उलझुल खबरें दिखाती है, और उन खबर दिखाने में उसको फायदा भी होता है, उसको टीआरपी मिलती है, एड्स मिलते हैं, पेट्रनेज मिलता है। तो ये सबसे बड़ा कारण है हमारी मीडिया के क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी का कारण। और इससे अभी भी ये कोविड आज या कल खत्म होने वाला नहीं है, लंबा चलेगा। तो अगर आज के तारीख में भी मीडिया अगर कोर्स करेक्शन कर ले और वाकई अपने उस रोल में वापस आ जाए, डिसेमिनेटर ऑफ नॉलेज के रोल में बाहर आ जाए, सामने आ जाए, तो मेरे ख्याल से वो समाज की बहुत बड़ी सेवा करेगा, और समाज के अंदर जो उसका एक ओरिजिनल रिस्पेक्ट था, एक पत्रकार का जो ओरिजिनल रिस्पेक्ट था, वो वापस लौट करके आएगा। सर्वेश जी, थैंक यू सो मच। मैंने आपको पेपर में शेयर कर दूंगा, आप लोगों से शेयर कर लेंगे।
बहुत लंबा पेपर है वो, मैं इतना टाइम लेना नहीं चाहता था। जी जी 1 घंटा मुझे बोलते हुए। कुछ अगर प्रश्न है तो मैं उनका अगर जवाब कोई देना चाहे तो। आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो सर से शेयर कर सकते हैं। चैट बॉक्स में मैं कुछ प्रश्न देख रहा हूं मैं। देखिए, यूएसए और डब्ल्यूएचओ के रिलेशनशिप के बारे में कहा गया है। यूएसए की लीडरशिप के बारे में, इट इज अ फेल्ड लीडरशिप देयर। हो सकता है वो चुनाव लड़े, दोबारा जीत जाए, लेकिन उन्होंने जिस तरह से यूएसए में विस्फोट हुआ पेंडेमिक का, उसके लिए वहां की एडमिनिस्ट्रेशन टोटली जिम्मेवार थी। उन्होंने मेजर्स क्यों नहीं लिए, क्या नहीं लिए, उसका ठीकरा वो डब्ल्यूएचओ के ऊपर नहीं फोड़ सकता। डब्ल्यूएचओ, एक चीज देखिए, हमारे यहाँ बड़ी आज के तारीख में एक बड़ी समस्या हो गई है कि वी आर रनिंग डाउन इंस्टीट्यूशंस। हम इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशन 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल से काम कर रहे हैं, हम कह देते हैं वो तो बकवास है, वो तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या कुछ है। जब पीछे एक BIS ने पानी का एक सैंपलिंग किया था किसी राज्य का, तो खराब आया था, उसका तो कह दिया कि वो तो रामविलास पासवान ने कहने किया था। रामविलास पासवान को पता भी नहीं होगा कि BIS के अंदर कोई पानी के सैंपलिंग का काम किसी पर्टिकुलर स्टेट में हो रहा है। ये तो अपने प्रोटोकॉल होते हैं हर एक इंस्टीट्यूशन के, जो अपना कार्य करता है, करता रहा है। 19-20 हो सकता है, कमोवेश ज्यादा हो सकता है, लेकिन यूएस ने जिस तरह से रिएक्ट किया डब्ल्यूएचओ के ऊपर, वो बहुत सराहनीय नहीं था। दूसरी बात, जो आपने मैं उसका एग्जांपल देना चाहूंगा उसके उसी कंटिन्यूटी में, कि हिंदुस्तान को क्या कहा उसने कि अगर आप मुझे नहीं ड्रग सप्लाई करोगे तो मैं आपको देख लूंगा। तो जहां की लीडरशिप इस तरह की भाषा में बात करे, जहां की लीडरशिप इस तरह के संवाद करे, वो एक फील्ड लीडरशिप का उदाहरण है, इमैच्योर लीडरशिप का उदाहरण है, विच वॉज अनइक्वल टू फाइटिंग दिस थिंग। डब्ल्यूएचओ में हो सकता है कुछ कमियां रही हो, लेकिन आज के तारीख में हमने कोविड से जो भी लड़ाई लड़ी है, विश्व ने जो भी लड़ाई लड़ी है, जैसी लड़ाई लड़ी है, और कहीं लगता है कि अब हम कोविड को पछाड़ सकते हैं, हरा सकते हैं, तो उसमें डब्ल्यूएचओ के लीडरशिप में ही लड़ी गई। मुझसे एक किशन कुमार जी ने पूछा है कि, देखिए किशन कुमार जी, हालांकि ये फिर एक अलग विषय है, बहुत लंबा। हमारे यहाँ प्रिंट मीडिया और टेलीविजन मीडिया के लिए अलग अलग ये है। प्रिंट मीडिया हमारा ब्रिटिश टाइम का लेगेसी है, एंड इट इज लार्जली रेगुलेटेड मीडिया। तो आप प्रिंट मीडिया में बहुत ज्यादा इस तरह की उल जलूल बातें पढ़ेंगे भी नहीं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, लिबल लॉज है, लिबल लॉज मीनिंग डिफेमेशन लॉज है, इस तरह के लॉज हैं जिनके हुआ जाता है। लेकिन टेलीविजन का जो हमारे यहाँ ग्रोथ है, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, इसका कोई लॉ ही नहीं है। एक बीसीसीआई जो है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, ये टेस्ट मैचेस के टेलीकास्ट की राइट्स देता था, और 97, 98 में, 96, 97, 98 में ये दूरदर्शन को छोड़ करके किसी और को देना चाहता, इसने प्राइवेट चैनल को, जहां से ज्यादा पैसा आना था इसको। लेकिन दूरदर्शन ने कहा कि भाई इट इज मोनोपोली, एयर टाइम इज मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट, इसलिए दूरदर्शन ही करेगा। इसका मुकदमा चला था सुप्रीम कोर्ट में, बीपी जीवन रेड्डी केस है वो, बीपी जीवन रेड्डी केस, उसको आप पढ़ लेंगे। तो उसमें उसने कहा था कि भाई नो, इट इज नॉट मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद से ओवरनाइट हमारे यहाँ टेलीविजन चैनल्स पैदा हो गए। ये सारे प्रोडक्शन हाउस थे दूरदर्शन के, ये सारे प्रोडक्शन हाउस थे दूरदर्शन के, ये आज तक हो, एनडीटीवी हो, ये सारे, ये सब ओवरनाइट टेलीविजन चैनल्स हो गए। और हालांकि इसने ये तो लॉ बना दिया कि प्राइवेट टीवी चैनल्स बना सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई रेगुलेशन नहीं बनाया। तो उस कारण से, उस रेगुलेशन के नहीं होने के कारण से ये सारी समस्याएं आती हैं। मतलब जो 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 जिस तरह के आप टेलीविजन देख रहे हैं, एक सज्जन अभी निकल पड़े कहने के लिए, वो भी अपने आप को मीडिया पर्सन कहते हैं, वो जो अभी एक वो मीडिया जिहाद वाली बात, ब्यूरोक्रेसी जिहाद वाली बात जो अभी चली है, तो ये सब इसलिए हो रहा है कि इन पर क्रिमिनल केस ही हो सकता है।
इन पर कोई मीडिया लॉ एथिक्स का केस इन पे नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे टेलीविजन चैनल को रेगुलेट करने के लिए कोई लॉ है नहीं। और इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ प्राइवेट टेलीविजन की उत्पत्ति एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुई, जिसके अंदर कोई रेगुलेशन की बात कहीं नहीं। एक प्रश्न आया कि मीडिया से रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, क्या हमारी सरकार कोविड मैनेज करने में फेल रही है, इस प्रकार के क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाहिए? तथ्यों पे बेस्ड आंसर दीजिए। आप जो भी बात कहें तथ्यों पे बेस्ड बात कहें। यह आपका ओपिनियन जो है वो आपका ख्याल नहीं होना चाहिए। योर ओपिनियन शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स। अगर आप जो भी बात रखें, अगर आप उनको तथ्यों से बैक कर सके, इट इज टू योर बेनिफिट। बाकी बातें तो इंटरव्यू के और निटी-ग्रिटीज तो आपको वो सर्वेश जी बताएंगे। मीडिया क्या सेल्फ रेगुलेट चाहिए, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, ये जो आप बात करें, ये होगा नहीं हमारे यहाँ मीडिया सेल्फ रेगुलेट। इतना ज्यादा पैसे को लेके कंपटीशन है, टीआरपी का कंपटीशन है कि वो कुछ भी करने को लोग तैयार हो जाएंगे। तो सेल्फ रेगुलेशन की तो बात होनी ही नहीं चाहिए। हमारे यहाँ का मीडिया, पेपर तो ऑलरेडी रेगुलेटेड मीडिया है, और रेडियो तो बिल्कुल गवर्नमेंट के पास ही है। इट इज नॉट इन प्राइवेट सेक्टर। वो जो आपके जो ये है, क्या नाम है, जो एफएम चैनल्स जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए है, न्यूज उनके पास नहीं है। तो टेलीविजन के लिए तो सरकार को देर समय रेगुलेशन लाना ही पड़ेगा। पूछा गया कि डू यू थिंक सम मीडिया फेवर लेफ्ट विंग एंड सम फेवर राइट विंग। देखिए, ये जो राइट विंग और लेफ्ट विंग की जो बात थी, आइडियोलॉजीज को सपोर्ट करने की बात थी, वो सही थी, एक जमाने में थी। आइडियोलॉजिकल मीडिया का बेंट होता था। लेकिन आज के टाइम में, जैसे मैंने अपने पेपर में कहा, कि इट इज लार्जली बेस्ड ऑन सिस्टम पैटर्नेज। कौन किसको कितना पैटर्नाइज कर रहा है, उसके ऊपर ही मीडिया आज चल रही है। मीडिया के ट्रस्टवर्दी को सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, इसमें तो वही है कि जिस चीज को आप ट्रस्ट करना जिस चीज को आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, उसको अगर आप, जब ये मार्केट इकोनॉमी है, जब उसका कंज्यूमर खत्म हो जाएगा मार्केट में इन चीजों का, तो अपने आप बैठ जाएगा, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। और ये ट्रेंड दिख रहा है। जो ये न्यूज पोर्टल्स इतने पॉपुलर हो गए हैं, लॉन्ग फॉर्म राइटिंग जिसे कहते हैं, 900, 1000, 1200 वर्ड्स के आर्टिकल्स लिख के जा रहे हैं, पढ़े। मैं खुद ही लिखता हूँ, न्यूज 18 में मेरा कॉलम है। आप मेरा नाम टाइप करेंगे न्यूज 18 में, आपको वो कॉलम्स मेरे मिल जाएंगे। तो वो आप डिस्कशन के रूप में, आर्टिकल के रूप में, आप सब अखबारों को क्यों पढ़ते हैं? डिस्कशंस के लिए, आर्टिकल्स के लिए। तो लॉन्ग फॉर्म राइटिंग का तो वो आप मार्केट डिसाइड करेगा कि ये अनट्रस्टवर्दी, इसे खत्म करो, इसे नहीं चाहिए, इसे नहीं देखना। मीडिया ट्रायल क्या होता है और इसे कैसे कम किया जा सकता है? भाई, सरकार को कानून लाना पड़ेगा इसके लिए। आज के तारीख में इसे कम करने की कोई चीज मुझे दिख नहीं रही है। और मीडिया ट्रायल क्या होता है वो आप देख रहे हैं। जो आपका प्रश्न था, ये रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत केस आप देख रहे हैं, वो मीडिया ट्रायल चल रहा है। उसके पहले कई केसेस में जहां मीडिया ट्रायल चले। गुड इवनिंग सर। एक सवाल है जी सर, कुछ महीने पहले जब ये जो जमाती वाला सर इशू हुआ था, तो यूपी प्रशासन ने कुछ एक आधे चैनल्स का स्पेसिफिकली नेम करके और उनको ये किया था कि भाई जो ये न्यूज़ दे रहे हैं ये फेक है। मतलब उनकी कुछ ऐसी न्यूज़ थी कि वो लोग थूक रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, कुछ इस तरीके से। सर, क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि अगर मतलब एडमिनिस्ट्रेशन या की तरफ से ही ये चीज़ है कि ये फेक न्यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए क्रिमिनल एक केस या फिर किसी भी तरीके से एक्शन लिया जा सके? मैं समझ गया आपकी बात। यूपी प्रशासन एकमात्र प्रशासन रही है इस पैंडेमिक के दौरान जिसने बड़े प्रोएक्टिवली फेक न्यूज को न्यूट्रलाइज और नलिफाई किया है। और हालांकि इसके ऊपर बहुत सारे सवाल भी उठे हैं कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्ब कर रही है, लेकिन यूपी प्रशासन ने बहुत सारे क्रिमिनल केसेस लॉन्च किए हैं फेक न्यूज के लिए। जो गलत इंफॉर्मेशन, फेक न्यूज, सोशल मीडिया पर भी जो इस तरह के इंफॉर्मेशन, उस पर उन्होंने केसेस फाइल किए हैं, क्रिमिनल केसेस फाइल किए। तो इसके कारण थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है वहां पर।
लेकिन उस पर एक दूसरा सवाल ये उठता है कि पॉपुलिज्म का जमाना है, कि लोग कहते हैं भाई ये तो मीडिया का जो ऑटोनॉमी है उसको खत्म किया जा रहा है, लोगों पर क्रिमिनल केस लगा रहे हैं। लेकिन यूपी में इस तरह से ही उन्होंने काफी हद तक कंट्रोल किया है इस चीज को। भाई किसी ने पूछा है, डज सोशल मीडिया डिस्पाइट इट्स डिमेरिट्स प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टू मेनस्ट्रीम मीडिया? ऑफ कोर्स इट डज। सोशल मीडिया ने मेनस्ट्रीम मीडिया का अल्टरनेटिव तो प्रोवाइड कर ही दिया है, लेकिन सोशल मीडिया का अर्थ सिर्फ फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वेबसाइट्स हैं, न्यूज पोर्टल्स हैं, ये सारी चीजें हैं, और ये मेन स्ट्रीम मीडिया का ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करते हैं। इसके बारे में कोई संशय ही नहीं है, कोई शंका ही नहीं है। और अब ये हमें चूज करना है कि हम तथ्यात्मक न्यूज देखें या बुलशिट देखें। ये तो हमारा कॉल है कि हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना। देखिए, आप जो कह रहे हैं कि आर वी मूविंग टुवर्ड्स अ टाइम व्हेन मीडिया विल बी कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय सोशल मीडिया, मैं इसको दूसरे तरह से देखता हूं कि सोशल मीडिया तो बहुत ही बड़ा है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो एक नदी है, सोशल मीडिया समंदर है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम कहते हैं वो आज के तारीख में तो उस समंदर में समाहित हो चुका है। ये तो मतलब they cannot, it is no more a competitor of social media. It is not a parallel thing to social media. It is today part of almost all the newspapers are today on internet. कौन सा अखबार है जो इंटरनेट पे नहीं है, कौन सा ये नहीं है। तो ये तो कहना ये होगा कि ये कहना तो कि वो पैरेलल बात वाली बात ही नहीं है। आज तो सोशल मीडिया में मेन स्ट्रीम मीडिया समाहित है। एक सवाल है, मीडिया एंड फॉरेन रिलेशंस, हाउ वी सी इंडियन टीवी मीडिया। मेरे ख्याल से मैं इंडियन टीवी मीडिया के बारे में तो बहुत कुछ बता चुका हूं। और अगर आप ये पूछ रहे हैं कि इंडियन टीवी मीडिया फॉरेन रिलेशंस को कैसे रिपोर्ट करती है, तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपका इंटरव्यू या एग्जाम देने जा रहे हैं तो गलती से भी इंडियन टीवी मीडिया पर फॉरेन रिलेशंस की बातें मत देखिएगा या सुनिएगा, क्योंकि वो तो आपको मतलब वो कॉमिक्स वाली कहानियां बताएंगे आपको। वो आप जाइए, सर्च कीजिए, और इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी अच्छी जानकारी उपलब्ध है, वो जाकर वहां से देखिए। One corporate family controls 95% of news channels. Is it not cause of a serious concern? Yes, it is. Yes, it is. But I must tell you one thing कि corporates have always controlled media in this country. जो भी बड़े मीडिया हाउसेज रहे हैं, सब में कॉर्पोरेट्स का ही कंट्रोल रहा हो। इंडियन एक्सप्रेस रहा हो, या टाइम्स ऑफ इंडिया रहा हो, या हिंदुस्तान टाइम्स रहा हो। हिंदुस्तान टाइम्स बिरला, टाइम्स ऑफ इंडिया जैन्स एंड डालमियाज, इंडियन एक्सप्रेस गोयनका, इन लोगों का ही कंट्रोल रहा है। लेकिन आज के तारीख में जो कंसर्न आपका है, कल्चर्स हैव चेंज्ड। पहले मालिक लोग बहुत इंटरफेयर नहीं करते। मैं पायनियर अखबार में काम करता था, वो थापर्स का अखबार था, थापर्स उसके ओनर थे। तो ललित मोहन थापर जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उस जमाने में, उन्होंने एक बार आए थे, एड्रेस किया था, तो उन्होंने कहा था कि भैया थापर के फेवर में कुछ ना लिखें, ठीक है, लेकिन कम से कम थापर के बारे में गलत खबर तो ना लिखिए अखबार में। तो इस तरह के ऑटोनॉमी वो लोग देते थे। आज की तारीख में नहीं देते हैं, बिकॉज इट हैज बिकम मोर ऑफ एन बिजनेस एंटरप्राइज। सर गुड इवनिंग सर। जी, मेरा प्रश्न अब है भी नहीं तो। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। जी सर पूछ रहा है। अच्छा, हाँ यस सर। सर आप सर बता रहे थे क्रेडिट क्राइसिस ऑफ क्रेडेंशियलिटी सर। अभी जो मीडिया का जो है कि जो हाँ तो सर ये तो सर सचमुच ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है, बहुत ही गंभीर चुनौती है मीडिया के पास, और रीडर्स के पास उससे भी गंभीर चुनौती है सर कि वो कहाँ जाए। एक अभी तक तो मतलब मीडिया को उन्होंने एक सोर्स ऑफ बहुत बड़ा जो है सो अपनी आवाज के रूप में लिया हुआ था सर, है ना। वो मीडिया मतलब मीडिया को एक अपनी आवाज समझते थे। उनको लगता था यहाँ पर जो लिखने वाले लोग हैं, जो बोलने वाले लोग हैं, वो हमारी आवाज को पहुंचाते हैं सरकार तक। मगर अभी तो सब कुछ बिल्कुल उल्टा पुल्टा हुआ है। इसमें सर ऐसा समय आ सकता है क्या जब मीडिया ही बिल्कुल ऑब्सोलीट हो जाए
आउटडेटेड हो जाए और लोग कोई दूसरे मोड को पसंद करने लगे सर, जैसे आपने इंटरनेट की बात कही सर। मीडिया के स्वरूप में तो चेंज ऑलरेडी आ ही रहा है ना। इंटरनेट पे तो लोग अब मैं बताऊं, जब मैं अखबार में काम करता था तो मुझे ये नहीं पता होता था कि मेरे लेख को कितने लोगों ने पढ़ा, कितने लोगों ने, दो चार किसी ने फोन करके जो जान पहचान के लोगों ने कह दिया कि बड़ा अच्छा लगा। लेकिन आज की तारीख में जो मैं लेख लिखता हूँ उसकी रीच, मैंने एक लेख लिखा है गुंजन सक्सेना के ऊपर, गुंजन सक्सेना जो ये फिल्म आई है उसके ऊपर लेख लिखा है। मैं आज सुबह देख रहा था कि ट्विटर पे तो उस पे सुबह लेख लगी थी, आज सुबह ही लगी ये लेख हो, तो शाम को जब आपके आने के पहले ट्विटर में 5000 लोग उस लेख को पढ़ चुके, फेसबुक पे भी लोगों ने पढ़ा होगा, और अलग से भी जो लोग उस पोर्टल पे जाते हैं उन्होंने पढ़ा होगा। तो रीच इतना बढ़ जाएगा, इतना रीच बढ़ जाएगा, बढ़ चुका है सोशल मीडिया। वही तो मैं कहता समुंदर, यहाँ पे आपको हर एक तरह की चीज मिलेगी। यहाँ पे अब आपके ऊपर ये आपका टैलेंट है कि आप कैसे कोयला से हीरा निकाल करके इस्तेमाल करते हैं। There will be lot of muck also, लेकिन you have to overcome that muck. Very good information and very easily handy information is today available on internet and social media. और कोई प्रश्न किसी का? ये जो अभी सुभाष सिंह जी ने जो लिखा है, आज एक चैनल को देखने से लगता है देश का एक शासन तंत्र फेल हो गया, क्योंकि दूसरे को देखने से लगता है कि देश में साम्राज्य, ये जो बात आप कह रहे हैं तो इतना लंबा बात कहने का जरूरत है। अगर आप सब्जी के दाम बढ़े हैं तो एक चैनल कहेगा 60 रुपए किलो, एक कहेगा 80 रुपए किलो, एक कहेगा 100 रुपए किलो। यही तो मैं बात आपसे कर रहा था, सिस्टम पैटर्नेज, कौन किसको पैटर्नाइज कर रहा है वो आपको इसमें दिखेगा। जो रामराज कह रहा है उसको पैटर्नाइज हो रहा है, जो कह रहा है कि शासन तंत्र फेल हो गया है वो पैटर्नाइज नहीं हो रहा है। यही तो मैं बात आपके सामने अपने इसमें कहा था, लिखा था। जी, कोई और प्रश्न है? हेलो सर। हेलो सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मीडिया कैसे इलेक्टोरल रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है इंडिया में, और इसको कैसे हम रोक सकते हैं? हाउ कैन वी चेक एंड स्टॉप दिस इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया ऑन इलेक्टोरल रिजल्ट्स? देखिए, एक जो बात मैं आपसे कहना चाहता था कि ये जो हमारे यहाँ जो हमारा जो आवर इलेक्शन सिस्टम, अनफॉर्चुनेटली जो हमारा पूरा चुनाव लड़ने का जो प्रक्रिया है, का जो साधन है, का जो तौर तरीका है, वो आज के तारीख में पॉलिटिकल वर्कर्स के हाथ से निकल करके पॉलिटिकल मैनेजर्स के हाथ में चला गया। और जो देश का सबसे बड़ा चुनाव का पॉलिटिकल मैनेजर है वो आपके प्रदेश, आपके प्रांत का ही वो व्यक्ति है। इसने कॉन्टेमिनेट कर दिया है हमारे इलेक्ट्रल सिस्टम को। आप वो मैनिपुलेट इस तरह से करेंगे, और ये इतना गहन रिसर्च करते हैं, सोचते हैं कि जब तक आप समझेंगे कि ये किस लिए हो रहा है तब तक तो अपना वो काम कर चुके हो। किस चीज के बारे में क्या, जो नैरेटिव क्रिएट करने का जो पूरा ये चला हुआ है, धंधा चला हुआ है। अब इलेक्शन कमीशन डायरेक्टली तो उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, उसमें इंटरव्यू नहीं कर सकता। तो ये तो अब ऐसे सिस्टम के अंदर, जबकि पूरा एक, पहले क्या था, चुनाव में एक पार्टी का मैनिफेस्टो था, पार्टी के पॉलिटिकल वर्कर्स थे, वो चुनाव लड़ते थे, आगे बढ़ते थे, बातों कहते थे। आज के तारीख में सब कुछ जो आप क्रिकेट मैच में बिहार में कहते हैं बॉर्डर प्लेयर से हो रहा है। एक पॉलिटिकल मैनेजर आ गया, अपनी पूरी टीम को लेकर के आ गया, वो लैपटॉप लेके बैठ गए, एक एक घर, एक एक गांव तक पहुंच गया कि भाई उसके घर में क्या है, उसका फोन क्या है, उसकी कनेक्टिविटी क्या है, वो किस तरह की चीजें देखता है, सारा चीज का आकलन कर लिया उसने, फिर उसने एक नैरेटिव बना करके भेज दिया। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे हम लोगों के लिए, और इस पे रोक हम और आप ही लगा सकते हैं। ये जो ह्यूमन माइंड है जो काम कर रहा है इसके ऊपर, उस पे रोक कौन लगाएगा? उसमें तो जैसे मैंने कहा, जो मार्केट, आप उसको अप्रिशिएट कर, आप अपने आप अंदर एक सेंस ऑफ इंक्वायरी पैदा कर ले, बस।
एक इंक्विजिटिवनेस पैदा कर ले कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, 4 सवाल करें उसके ऊपर, अपने आप आपको जवाब मिल जाएगा। और यही तरीका है, यही साधन है जो फेक नैरेटिव्स चल रहे हैं समाज के अंदर, उनको रोकने के लिए। सर लेकिन ये सेंस ऑफ इंक्वायरी जो है वो मीडिया नैरेटिव्स ही सेट करते हैं, जो मीडिया न्यूज चैनल हम देखते हैं उससे ही हमारा नैरेटिव्स डेवलप होता है। आप इंटेलिजेंस में इतने कमजोर हैं कि जो न्यूज चैनल आपको कहेगा आप उसी पर करेंगे? सर जनरली जो इंडिया में परसेप्शन है कि लोग, जो आपके पास, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आज के तारीख में आप उनकी बात को मान ले रहे हैं तो उनका नैरेटिव चल रहा है। आपको अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, अपने आप को अपलिफ्ट करना पड़ेगा कि आप इन चीजों को चैलेंज करें, बंद हो जाएगा। भाई आज के तारीख में शहर के अंदर कोई मतलब कि जो दवा दारू करने वाले तो आप पढ़े लिखे लोग के पास ही जाते हैं ना, वो ओझा इसके पास तो नहीं जाता। उसी तरह से आपको न्यूज में भी उसी तरह से करना पड़ेगा कि आपको अपने इंटेलिजेंस को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, उसको आपको फंक्शनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस को जानना पड़ेगा कि अगर कोई संस्था किसी चीज के इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व हो गई, अरे वो इन्वॉल्व हो गई, सीबीआई आ गई, ईडी आ गई, एनसी, अरे इनके रोल क्या है, ये क्या कर सकती है आकर के। तो ये जो मीडिया नैरेटिव चलाती है वो तो मीडिया, तो देखिए एक किसी पेपर में मैंने ये भी लिखा था कि पुराने जमाने में शाम के समय ग्राम पंचायतों में, गांव में, देहात में मुर्गा लड़ाने का, बकरा लड़ाने का एक प्रथा था, और आज के जमाने में टीवी चैनल ने उसको रिप्लेस कर दिया। ये जो शब्दवीर जो है एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बोलते हैं, कोई ज्ञान विज्ञान की तो बात होती नहीं वहां पर। तो ऐसे अनर्गल बातों से आप अपना एजेंडा क्यों सेट होने देते हैं? मत सेट होने दीजिए, ये तो आपके हाथ में है ना। मैंने पिछले पैंडेमिक के दौरान, अपनी बात कह रहा हूं, मैं मीडिया का आदमी हूं, पैंडेमिक के दौरान घर से निकलना बंद था, दिन में पढ़ाई लिखाई करता था, शाम को कहीं निकलना नहीं हो पाता था, लेकिन मैंने न्यूज चैनल नहीं देखा। मैंने 100 फिल्में देखी हैं इस पीरियड में, 100 फिल्म्स आई हैव सीन। अशोक कुमार की 1936 से बनी फिल्म से लेकर कब तक की फिल्में देखी। मैंने अपना ज्ञान वर्धन किया है। मैं मास कम्युनिकेशन का आदमी हूं, सिनेमा का स्टूडेंट हूं, मैंने अपना ज्ञान वर्धन किया। मैं क्यों इनकी उलझुल बातें सुनूं? इनफैक्ट मैंने एक लेख लिखा था पायनियर अखबार में कुछ दिन पहले कि मैं 8 साल टीवी पैनलिस्ट रहा एबीपी न्यूज के साथ, 2008 से 2017 तक। आज के तारीख में मुझे कोई बुलाता भी तो मैं नहीं जाता हूँ। क्यों जाऊं? मैं डायबिटिक हूं, मुझे ब्लड प्रेशर है, मैं क्यों अपने जान को खतरे में डालूं? मैं क्यों जाकर के वहां पे बेइज्जत हूं? और वो एक स्क्रीन पर 16 खिड़की बना देंगे, उस 16 चेहरे में आपका चेहरा भी नहीं दिखेगा लोगों को, तो उसके लिए मैं क्यों जाऊं? व्हाई शुड आई? सर मेरा ये कॉल आपको लेना पड़ेगा। एंड आई मस्ट टेल यू, आई एम डूइंग दिस एट ए कॉस्ट, क्योंकि चैनल पे जाने पे पैसा मिलता है, एक मेहनताना जोड़ा होता है, बट इट्स अ डिसीजन। नहीं, मैं पैसे के लिए कुछ भी कर दूंगा, ऐसा नहीं। और किन्हीं का प्रश्न हो गौतम जी? मेरे ख्याल से मैंने आपको जवाब दे दिया था। सर एक क्वेश्चन और था सर मेरा कि क्रेडिबिलिटी जो, वो प्लीज निखिल जी का क्वेश्चन आ गया है। ओके सर। हाँ, ये देखिए, इस पर मैं आपको एक बात निखिल कुमार जी बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल SC ST माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन कम है। तो एक बात तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मैं नेशनल मीडिया की बात कर रहा हूं कि फीमेल का रिप्रेजेंटेशन आज की तारीख में कम नहीं है। मेरे ख्याल से फीमेल का रिप्रेजेंटेशन आज की तारीख में 50% होगा। दूसरी बात रही, माइनॉरिटी का भी रिप्रेजेंटेशन है, अंग्रेजी में है, और प्लस माइनॉरिटीज का जो पूरा सेक्शन है अखबार का, वो है उर्दू जर्नलिज्म का, जहां माइनॉरिटी के ही लोग ज्यादातर, और कोई है भी नहीं वहां पर। कुछ एक जमाने में
मेजॉरिटी रिलीजन के लोग वहाँ होते थे, लेकिन जैसे जैसे वो जनरेशन खत्म हो गई, जो पंजाब से पाकिस्तान से आए हुए लोग थे, वो उनका इंतकाल हो गया, देहांत हो गया, तो वो रहे नहीं। तो ऐसा नहीं कि माइनॉरिटी के लोग जर्नलिज्म में नहीं है, वो लोग भी हैं। अब बात आई SC ST की। देखिए, मीडिया का प्रोफेशन जो है बड़ा ही इनसिक्योर प्रोफेशन है। मैंने 25 साल मीडिया में नौकरी की और इस 25 साल में मैंने 22 वर्क कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। एक तो जॉब सिक्योरिटी नहीं है, दूसरा कोई पे स्केल नहीं है, एक तीसरा कुछ हो गया तो कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। तो इस कारण से जिस आदमी को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है सरकारी नौकरी के अंदर, वो क्यों मीडिया में आना चाहेगा? आज के तारीख में तो जो रिजर्व पोजीशंस हैं गवर्नमेंट्स में, कॉलेजेस में, वेकेंट जाते हैं। तो जो व्यक्ति पढ़ लिख गया, एक कंपटीशन को पास कर सकता है, वही तो मीडिया में भी काम करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को अगर एक सिक्योर जॉब मिल रहा है गवर्नमेंट के अंदर, एक अच्छी नौकरी वहां मिल रही है या किसी यूनिवर्सिटी में नौकरी मिल रही है, तो वहां जाना क्यों नहीं चाहेगा? बिल्कुल है। लेकिन मीडिया के अंदर इनके प्रति कोई बायस नहीं है। इसका कारण इकोनॉमिक और सोशल सिक्योरिटी का कारण है। ये जो लोग जो वामपंथी लोग इसको जो बढ़ाते हैं, इस बात को, ब्राह्मणवादी मीडिया और ये मीडिया वो मीडिया, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका मुख्य कारण ये है कि जो SC ST कम्युनिटी के लोग जो पढ़ लिख करके अच्छे बन जाते हैं, वो आप जैसे लोग कॉम्पिटिशन्स देते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, अच्छे सरकारी नौकरियों में आते हैं, यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर बनते हैं। तो जब कोई बिल्कुल ही ऐसा होगा कि इन जगहों पे नौकरी, या बिल्कुल ही कोई ऐसा इनकलाबी होगा कि इन चीजों को ना करके वो नौकरी करना चाहेगा मीडिया में, तो फिर ऐसे लोग यहाँ आ सकते हैं। लेकिन कोई मीडिया में कोई आता है तो नौकरी करने, तो कोई किसी की जात पूछता है क्या? कम से कम नेशनल मीडिया में तो नहीं पूछता। स्किल पूछता है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर जानते हो, क्या वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, क्या तुम कॉर्क एक्सप्रेस जानते हो, इन डिजाइन जानते हो, ये जो मीडिया के सॉफ्टवेयर जिन पे काम कर सकते हो, स्टोरीज लिखी है, क्या स्टोरीज लिखी है, ये सारी चीजें मायने रखती हैं। और कोई प्रश्न हो किसी का तो? गुड इवनिंग सर। जी सर, जैसे आपने बताया कि मीडिया हाउसेस जो रहते हैं वो कॉर्पोरेट से या बहुत सारी चीजों से इन्फ्लुएंस रहते हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे हम 9 बजे जब बैठते हैं टीवी देखने के लिए, तो कभी अलग अलग शो, अलग अलग चैनल के प्राइम टाइम्स आते होते हैं, तो हर प्राइम टाइम का एक अलग आइडियोलॉजी कैसे होता है? ये जो एग्रेसिव मीडिया जो आजकल है, मतलब जो एग्रेसिव जर्नलिस्ट हैं जो बैठते हैं, वो बोलने नहीं देते किसी को, वो खुद ही अपने आप में बताते कि नहीं आप ऐसे बोल रहे हैं, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे हैं। कुछ लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं एकदम कुछ चैनल में, कुछ लोग एकदम गवर्नमेंट को महिमा मंडित करते हैं। तो सर ये क्यों है ऐसा, मतलब ऐसे क्यों डिफरेंट पर्सपेक्टिव है मीडिया के अंदर? भाई मैंने कहा तो, देखिए मीडिया के अंदर एक कंसेप्ट होता है ICE मीडिया, जो मास मीडिया में इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, आइस माने बर्फ, आइस एज, वी आर इन आइस एज। I इंफॉर्मेशन, C कम्युनिकेशन एंड E एंटरटेनमेंट। तो आज की तारीख में एंटरटेनमेंट है। अब इतना सीरियसली क्यों ले रही है 9 बजे के प्राइम टाइम को? देखिए, जैसे आप किसी टीवी चैनल के किसी आप सीरियल को देखती है, उसी तरह से इन प्राइम टाइम शो को देखिए। तो सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। अगर सीरियसली लेना है तो 9 बजे का आप रेडियो का न्यूज सुनिए, सुबह का न्यूज सुनिए, नॉट टेलीविजन प्राइम टाइम। बिल्कुल जरूरत नहीं है उसको देखने की, वो एंटरटेनमेंट चैनल से। और सर ये राज्यसभा, लोकसभा टीवी, इनके बारे में क्या है आपका? ये तो इंफॉर्मेशन डिसिमिनेट करते हैं कि उनके यहाँ क्या कार्रवाई हो रही है, क्या एक्टिविटी हो रही है। इनफैक्ट इन ए वे आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको वाकई जानकारी चाहिए तो आप ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज को जरूर सुना करें। ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज को जरूर सुना करें। जी जी। उनमें एक उनका अपना एक कल्चर है, उनका एक अपना लेगेसी, एक हेरिटेज है। दे आर फर्स्ट विद न्यूज एंड फर्स्ट विद ऑथेंटिक न्यूज। ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं, ऑथेंटिक न्यूज। और अगर आप ऑल इंडिया रेडियो का जो वेबसाइट है उसमें जाकर के अगर आप लोग जाना शुरू कर दें, AIR करके जो वेबसाइट है उनका, उस पर अगर आप लोग जाना शुरू कर दें तो AIR न्यूज का नाम है शायद उसका, तो वहां जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा किसी भी खबर के बारे में, किसी भी समाचार के बारे में, ऑथेंटिक खबर मिलेगा। जो AIR के फीचर्स वगैरह वो आपको वहां मिलेगा।
हाँ, लेकिन नेचुरली वो एंटी गवर्नमेंट नहीं हो सकते क्योंकि वो सरकारी मीडिया है, लेकिन फिर भी वो एक अपने चौहद्दी में रहते हुए अच्छा काम करते हैं, फेयर काम करते हैं। कम से कम वहां से जानकारी तो ऑथेंटिक मिलेगी, हम कहीं जो भी जानकारी मिलेगी ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, ये बात उलझेंगे नहीं कम से कम। हाँ, उलझेंगे नहीं, बिल्कुल। सर्वेश जी, मेरे ख्याल से अब तो 9 बजने को आ रहा है, प्राइम टाइम का टाइम हो रहा है, कई लोग प्राइम टाइम देखने के लिए जा भी चुके हैं लगता है। जी सर। नहीं, काफी अच्छा रहा सर। आपके तो कोई प्रश्न नहीं है सर्वेश जी, अगर हो तो आप भी पूछ ले। इसमें नहीं सर, अब मुक्त तो हो चुका हूँ इस दुविधा से। मतलब एक ही चीज लगता है सर, सारी चीजों के बावजूद जो है, मैं हिंदी मीडिया की बात नहीं करूंगा, इंग्लिश मीडिया की स्थिति फिर भी कंपैरेटिवली बेहतर है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हिंदी मीडिया से। जी। और दूसरी चीज एक सर जो मैंने महसूस किया है कि यदि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और वेबसाइट तक आपकी पहुंच है, तो हिंदी मतलब हिंदी में भी अच्छे अच्छे आलेख आज की डेट में उपलब्ध हैं। बहुत अच्छे आलेख आ रहे। जी, मतलब हम लोग जिस फेज में तैयारी करते थे उतनी वैरायटी हिंदी में उपलब्ध नहीं थी जितनी वैरायटी आज के डेट में उपलब्ध है। हाँ, ये हो सकता कि उसके लिए किसी एक टॉपिक पर आपको 6 आलेख पढ़ने पड़े, ये पॉसिबल है। एक प्रश्न, बड़ा रेलेवेंट प्रश्न आया है आर.के. रोशन का, बीबीसी रेडियो के बारे में। जी भाई देखो, बीबीसी जो आज से 50 साल पहले था और आज का बीबीसी में बहुत अंतर है। अंतर इस करके है कि जो कि ब्रिटेन की पॉलिटिक्स का अंतर है, वहाँ साउथ एशिया के लोगों का बहुत डोमिनेंस है, और साउथ एशिया मतलब इंडिया और पाकिस्तान, श्रीलंकन बांग्लादेशी भी है लेकिन लार्जली ये। और बीबीसी के अंदर भी बहुत सारे पाकिस्तान के से आए हुए लोग या उनके वंशज उसमें नौकरी करते हैं। नेचुरली उनकी सिंपैथी जो है सो खास करके कश्मीर इशू के ऊपर तो कश्मीर के साथ। तो वहाँ बीबीसी में भी ये देखा गया कि उनका जो एक बायस है इंडिया के खिलाफ वो उदित है, बिल्कुल नजर आता है, और वो इस कारण से है। देखिए, कोई भी चीज के बारे में आप ये सोचिए कि कोई चीज हो रहा है, जो न्यूटन का था, अगर सेब गिरा तो क्यों गिरा, तो बीबीसी अगर ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसके पीछे उसका सोशल कॉम्पोजिशन चेंज हो गया है बीबीसी का आज की तारीख में। और वहां पे जो पाक सिंपैथाइजर लोग हैं काफी बड़े तादाद में, वहां का मेयर लंदन का पाकिस्तान के लिनिएज का है, तो इस कारण से सिंपैथी है लोगों को वहां पर बीबीसी के लोगों को कश्मीर इशू के ऊपर पाकिस्तान के साथ। ये इसका जवाब है। तो सर्वेश जी आज्ञा है सर। मैं आपको अपने 2-3 आर्टिकल्स मेल कर दूंगा मीडिया के ऊपर, जो रेलेवेंट आर्टिकल्स हैं, ये पेपर मेल कर दूंगा, और एक मैंने जो अभी 1-2 आर्टिकल जिसकी मैंने चर्चा की, मैं आपको उसके लिंक्स भेज दूंगा। आप इन लोगों से शेयर कर लेंगे, इन लोग के काम की चीज होगी, वो एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। जी। थैंक यू सो मच। कर्नल साहब हैं, चले गए? बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर हैं, कर्नल सर हैं। कर्नल सर, कर्नल सर आवाज जा रही है? जस्ट मिनट। उन्होंने म्यूट किया हुआ, आपने आपको पता नहीं? जी सर, यहीं से उन्होंने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सर ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। अच्छा। हम लोगों के प्रोग्राम से ही। चलिए, आप लोगों से मिल करके बात करके बहुत अच्छा लगा, प्रश्न भी बहुत अच्छे थे। सर आ गए सर। कर्नल सिंह, मैं जाने के पहले आपसे एक चीज शेयर करना चाहता था। मैं RIMC का पढ़ा हुआ हूँ, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून का पढ़ा हुआ हूँ। हाँ, मैं रिमकोलियन हूँ जी। मैंने कहा, और मैं इसके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में जनरल ऑफिसर्स, तीनों ट्राई